डियर स्टूडेंट, जो आज हमने स्टडी कर रहे हैं वह थर्ड फेज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1969 to 71. We all know that before 1969 they were the rule of Ayub Khan, but Ayub Khan rule was not that much remarkable as he was a dictator. लोगों ने रिजेंट किया, प्रोटेस्ट किया. लोग ये चाहते थे कि मुल्क में डेमोक्रेसी हो. अयूब खान ने जब ये देखा कि सोसाइटी में, स्टेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया और लोगों ने जो है उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, तो अयूब खान ने अपनी जो पावर थी वो एक दूसरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि यहिया खान को ट्रांसफ़र कर दी. यहिया खान ने क्या किया कि सून आफ्टर ही गेट द पावर उसने 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर दिया. क्योंकि आप सबको पता है कि 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम पावर प्रेसिडेंट के पास थी, प्रोविंसेस को पावर नहीं दी गई थी, 2 यूनिट्स थे. उसने क्या किया, उसने 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर दिया और इमीडिएटली कुछ स्टेप लिए, जैसे कि रिमूवल ऑफ ऑफिसर्स 303 यानी कि 303 ऑफिसर्स को उसने हटा दिया. प्रोविंस रिवाइव्ड यानी कि इससे पहले प्रोविंस जो थे वो 1 यूनिट में थे. ठीक है, एक ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान था. जो वेस्ट पाकिस्तान के जितने प्रोविंस थे चारों सूबों को मिलाकर उसने एक सूबा बनाया हुआ था, मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला, जो हमने सेकेंड फेज में पढ़ा था. यहिया खान ने क्या किया कि प्रोविंसेस का स्टेटस को दोबारा रिवाइव कर दिया. कब? 13 मार्च 1970 को. अबॉलिशमेंट ऑफ पैरिटी. अच्छा, और उसके बाद फौरी जो उसने सबसे इम्पोर्टेंट काम किया वो था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर. जब आपकी स्टेट में कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर दिया जाए, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए होते हैं अपने स्टेट को रन करने के लिए, चलाने के लिए. तो यहिया खान ने वो प्रिंसिपल्स, वो रूल्स एंड रेगुलेशन लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के थ्रू जो है वो मुल्क में इम्प्लीमेंट किए, उनको इंट्रोड्यूस करवाएं कि जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, इलेक्शन नहीं होते, हमारा मुल्क जो है वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग या इन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो है वो काम करेगा. उसके बाद उसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का जो मेन एजेंडा क्या था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, रूल्स और रेगुलेशन उसका जो है था कि वो कौन से रूल्स और रेगुलेशन हो जिसके थ्रू पाकिस्तान में इलेक्शन हो. यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान 1947 में बना और अब तक यानी कि 1969 तक पाकिस्तान में कोई भी फर्स्ट जनरल इलेक्शंस नहीं हुए. जनरल इलेक्शन या आम इंतखाबात का मतलब ये होता है कि जब पूरे मुल्क में सूबाई असम्बली के लिए और यानी कि सूबाई असम्बली यानी कि प्रोविंशियल असम्बली और नेशनल असम्बली यानी कि जो आपकी मेन कौमी असम्बली होती है उनके इलेक्शन जो है वो एट अ टाइम हो. ठीक है, लेकिन अब तक जो है यानी कि 1969 तक पाकिस्तान में फर्स्ट इलेक्शन ही नहीं हो पाए थे. तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का एक ये भी काम था कि वो ये देखे वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिसके थ्रू मुल्क में फर्स्ट जो है वो इलेक्शंस होंगे. और स्टेट इन सीट्स इन असम्बलीज यानी कि असम्बलीज में सीट्स कितनी होंगी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि नेशनल असम्बली 313 होंगी, 300 सीट्स होंगी, जिसमें 13 औरतों के लिए होगी. फॉर वेस्ट पाकिस्तान 162 सीट्स होंगी, जिसमें 7 जो हैं वो औरतों के लिए होंगी. इस तरह से यानी कि डिवाइड किया. और वेस्ट पाकिस्तान में यानी कि नेशनल असम्बली की टोटल सीट 313 होंगी, जिसमें से 162 जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के लिए होंगी और 138 जो है वो वेस्ट पाकिस्तान के लिए होगी. यानी कि यहिया खान क्या करने जा रहा है, यहिया खान ने एक फ्रेमवर्क दे दिया जिसमें उन्होंने सीट्स इन असम्बलीज यानी कि नेशनल असम्बली में सीट्स कितनी होंगी, कौमी असम्बली में सीट कितनी होंगी उनका ऐलान किया, जो 313 थी, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान के पास कितनी होंगी 162 और वेस्ट पाकिस्तान के पास कितनी होंगी 138 होगी. अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं. अब क्या इलेक्शंस हुए पाकिस्तान में, फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हेल्ड हुए दिसंबर 97 में, और उसका रिजल्ट इतना ड्रास्टिक निकला कि कोई सोच भी नहीं सकता था. पहले फर्स्ट जनरल इलेक्शन में ही पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया. अवामी लीग जो कि ईस्ट पाकिस्तान से थी उन्होंने 160 सीट्स जो है वो जीती नेशनल असम्बली में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो उन्होंने 81 जनरल सीट जीती. अब होना ये चाहिए था जिस पार्टी ने ज़्यादा सीट्स विन की है उनको जो है पावर हैंड ओवर कर दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ऐसा नहीं हुआ. वेस्ट पाकिस्तान में यहिया खान और उनके साथ जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मिल के पूरी कोशिश की कि जो पावर है वो ईस्ट पाकिस्तान में ना जाए, यानी कि अवामी लीग जो अंडर शेख मुजीबुर रहमान काम करी थी उनके पास ना जाए, और उनके साथ नेगोशिएशन नहीं हो सकी. बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया. यानी कि पहले जनरल इलेक्शंस होते हैं और उसमें ही जो है पाकिस्तान के 2 हिस्से हो जाते हैं, जिसकी और
जो पाकिस्तान में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हैं उनमें जब कोई चीज़ रिजल्ट कंक्लूड ना हो सके कि पावर किसके पास जाएगी। हालांकि ये क्लियर कर था कि जो पार्टी ज़्यादा सीट जीती हैं पावर उसके पास जाती हैं, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान उनको पावर यानी कि ईस्ट पाकिस्तान को पावर हैंड ओवर करने के लिए रेडी नहीं थे, और वो नहीं चाहते थे कि नेशनल असम्बली में जो है वो ईस्ट पाकिस्तान की मेजॉरिटी हो। इन सब चीज़ों से ये साबित होता है कि उस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्राइसिस था, फेलियर हो गया डायलॉग्स का, और जो अल्टीमेटली एक सिविल वॉर की तरफ ले गया। यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में सिविल वॉर स्टार्ट होगी, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा फौजी गए, आर्मी ट्रूप्स के, जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ ना निकला। और इसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपने रोल प्ले किया है। इंडिया ने भी जो है इंटरफेरेंस की ईस्ट पाकिस्तान में, उनको अपनी मिलिट्री सपोर्ट दी, जिसके थ्रू जो है ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया। अब होता ये है कि 1971 में जो है ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो जाता है, और बांग्लादेश के नाम से ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के नाम से बन जाता है। वेस्ट पाकिस्तान में जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो पावर एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पहले यहाँ यह्या खान थे, वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गवर्नमेंट टेक ओवर की, पावर एज्यूम की, तो वो क्या बने, सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने और पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि उन्होंने न्यू एक स्पिरिट क्रिएट करनी है नेशन के अंदर। उनको बताना है कि हम किस किस्म के जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन में हैं, हमारा क्या मोटिव होगा, हमारा क्या मैनिफेस्टो होगा, हम अपनी स्टेट को कैसे लेके चलेंगे, फ्यूचर पाकिस्तान का कैसे होगा। जैसे कि उन्होंने जो फर्स्ट जो है आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जो फर्स्ट एड्रेस किया वो ये था, द कंट्री इज़ फेसिंग सीरियस क्राइसिस। आई हैव टेकन ओवर एट द टाइम व्हेन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हैव रीच्ड इट्स टर्निंग पॉइंट। I have built a new progressive Pakistan which the Quaid-e-Azam dreamed. It is my belief that it will definitely to be done. Means कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये चाहते थे कि उनका वो ऐसे जो है वो चीज़ों पे काम करें जिसके बारे में कायद-ए-आज़म जो थे वो ड्रीम करते थे, यानी कि पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव और बिल्ड करें, जिस तरह कायद-ए-आज़म ने ख्वाब देखा था। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने स्पीच में क्लियर कर कहा कि मैंने जब पाकिस्तान में पावर टेकअप की है तो पाकिस्तान जो है वो हिस्ट्री में अपनी टर्निंग पॉइंट में है, एक क्राइसिस से गुजरा है, और मैं जो काम करूँगा वो पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए काम करूँगा, पाकिस्तान के बिल्ड के लिए काम करूँगा, जिसके बारे में कायद-ए-आज़म जो है वो हमेशा से सोचते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अगर मेजर पॉलिसीज़ की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने 1972 में एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया कि ये वो रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके थ्रू जो है वो कंट्री जो है तब तक रन करेगी जब तक पाकिस्तान में परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता। उसके बाद उन्होंने नेशनलाइजेशन की पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, जो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी। कि एमिरेट्स माइन उन्होंने सवाद में जो है उस पर काम किया, कि इंडस्ट्रीज़ ऑर्डिनेंस जो है रिफाइनरी वगैरह उस पर काम किया, लाइफ इंश्योरेंस पे काम किया, बैंक्स में काम किया, यानी कि बैंक्स पर काम किया, बैंक्स में नहीं काम किया, बैंक्स पर काम किया, यानी कि 1979 में न्यू बैंक्स ओपन किए, स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो ओपन किए, न्यू यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस वाज इशूज 1973, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ और मेजर इंडस्ट्रीज़ पे जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मेन फोकस था। अब हम ये देखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसीज़ कौन कौन सी थी। उन्होंने जब पाकिस्तान को टेकअप किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहला जो स्टेप लिया वो था नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पहले पाकिस्तान की जितनी दौलत थी वो 22 कैपिटलिस्ट फैमिली के हाथ में थी, यानी कि पाकिस्तान में 22 सरमाएदार फैमिलीज थी, जो पाकिस्तान का 80% जो थी वो एसेट्स कह लें, पैसा जो था उस पर होल्ड करती थी, उन कंपनीज की अजादारी थी। अयूब खान ने क्या किया, उन्होंने नेशनलाइजेशन की। स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर ये बताते चलूँ, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है प्राइवेटाइजेशन और एक होता है नेशनलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, उसमें गवर्नमेंट जो है अपनी ऑन करदा जितनी भी कंपनीज होती हैं उसको सेल कर देती हैं टू द प्राइवेट ऑनर, ठीक है। जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि स्टील मिल प्राइवेटाइज होने जा रही है, या हो गई है, या शुगर मिल है, या PTCL प्राइवेटाइज हो गई है। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जब देखती है कोई भी अदारा या कोई भी कंपनी जो है वो ठीक काम नहीं कर रही, या गवर्नमेंट के पास इतने ज़्यादा फंड्स नहीं हैं कि उसको चला सके, वो क्या करती है, वो कंपनी जो है वो प्राइवेट ऑनर को सेल कर देती है।
उसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। एक होता है नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जितनी भी मुल्क में प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उन सबको अपनी तहवील में ले लेती हैं, यानी कि उसको अपने कंट्रोल में ले लेती हैं, उसको अडॉप्ट कर लेती हैं और कहती हैं, गवर्नमेंट कहते हैं कि आइंदा से इन कंपनीज़ को, चाहे जितनी भी प्राइवेट, उनको हम खुद चलाएंगे, खुद देखेंगे। स्पेशली जो मेजर कंपनीज, छोटे कंपनीज नहीं, मेजर कंपनीज, जैसे कि सीमेंट की होगी, स्टील की होगी, शुगर होगी, आयरन की होगी, तो ये सारी कंपनीज अगर प्राइवेट हैं तो नेशनलाइजेशन में क्या होती हैं, वो गवर्नमेंट तहवील में ले लेता है, तो ले लेती है। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी यही किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब हुकूमत में आए तो उसने देखा कि पाकिस्तान में जो पैसा है वो सिर्फ 22 ख़ानदानों के हाथ में, और ये 22 ख़ानदान जो है वही मिल के पाकिस्तान का सरमायाकारी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये काम करते हैं। तो अय्यूब खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की पॉलिसीज़ जो है इंट्रोड्यूस करवाई, जिसके थ्रू जो मेजर इंडस्ट्रीज़ थी उसको गवर्नमेंट ने खुद टेकअप कर लिया कि हम खुद ही इसको चलाएंगे, खुद ही एम्प्लॉयज़ को जो है तनख्वाहें देंगे, खुद ही इसमें से प्रॉफिट जनरेट करेंगे। उसमें कौन कौन सी जो थी वो फैक्ट्रीज थी, जिसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, केमिकल आ जाती हैं, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री आ जाती है, स्टील आ जाती है, हैवी इक्विपमेंट, पेट्रोल केमिकल्स आते हैं, सीमेंट है, सोशल वेलफेयर है, ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज है, हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इंडस्ट्री, यानी कि जो जितनी भी मेन इंडस्ट्रीज हैं वो सारी आ जाती हैं। जो सेकेंड नेशनलाइजेशन का स्टेप जो लिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, वो था बैंक इंश्योरेंस कंपनी का। जैसे कि मैंने को पहले ही बताया कि जो बिग कैपिटल फैमिली थी, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी थी और बैंक थी, वो उनके पास थी, जितना भी पैसा था वो उनके पास था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये चाहते थे कि ऐसा ना हो, जो स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशंस है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो स्टेट की ऑनरशिप में हो, स्टेट दे के बैंक को स्टेट चलाए, प्रॉफिट जितना भी बैंक से प्रॉफिट आता है या जितना भी बैंकिंग सिस्टम है वो तमाम का तमाम स्टेट के पास होना चाहिए, किसी प्राइवेट ऑनर के पास नहीं होना चाहिए। सो दैट उन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज को इंट्रोड्यूस करवाया।